अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी प्ले बुक में खुश आमदीद। रात का पिछला पहर था, हर तरफ सन्नाटे का राज था। घड़ी ने 11 बजाए तो मैं अपनी कुर्सी से उठ गया। मेरे कदम इस बैरक की तरफ उठ रहे थे जिसमें नफीस को रखा गया था। वाहिद नफीस और शाइस्ता जबान बोलने वाला इसका बैरक सबसे अलग थलग था। मैं धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। मुख्तलिफ जगह ड्यूटी पर तैनात सिपाही खड़े थे जो मुझे देखकर अलर्ट हो जाते। सलाम का जवाब देते हुए मैं इस मखसूस बैरक की तरफ बढ़ता जा रहा था कि सामने पहुंचकर मैं खड़ा हो गया। नजर घुमाकर सलाखों के पार देखा। वो बिस्तर पर सर झुकाए बैठा हुआ किसी गहरी सोच में गुम था। मैंने खनकार कर इसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मेरी तरफ देखा, होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने इसे आवाज दी, कैसे हो नफीस? जी बेहतर हूँ। सिगरेट पियोगे? मैंने कभी नहीं पी। थैंक्स, इसने बैठती हुई कहा। ये मेरी बीवी का तकिया कलाम था। अच्छा, शुक्रिया कहने की इसे आदत होगी, एक अच्छी आदत है। जी हाँ, वो बात बात पर थैंक्स कहती थी। नफीस ने सरशार लहजे में बताया। इसका लहजा कह रहा था कि वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। अच्छा नफीस, ये बताओ, कुछ खाने का दिल है? बोलो, क्या खाओगे? क्या मेरी फांसी का आर्डर आ गया है? इसने चौंक कर पूछा कि किस अदालत में? मुझे क्या खबर, मैंने नजरें चुराकर कहा। तुमने ये सवाल क्यों पूछा? आपने ख्वाहिश का जो पूछा। इसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। शायद नहीं, यकीनन वो बात की तह तक पहुंच गया था। तुमने बताया नहीं कि क्या खाना चाहते हो। मैंने नजरें चुराते हुए कहा। आपने पूछ ही लिया है तो सज्जी खिला दें। वो मुस्कुराकर बोला। मुस्कुराते वक्त इसके होंठों पर नस्वानी खिंचाव सा पैदा हो जाता जो कुछ अजीब सा लगता। मर्द पर मर्दानगी की छाप ही बेहतर लगती है। जब से वो जेल से आया है वो पाबंदी से नाई के पास जाता है। शायद क्लीन शेफ रहना इसे बहुत पसंद था। आम कैदियों को ये सहूलत नहीं दी जाती, लेकिन इसके साथ मैंने बहुत रियायत की हुई थी। 1 महीने पहले नाई से कह दिया था कि वो इसकी फरमाइश पूरी कर दिया करे। सुबह सुबह नाई इसकी बैरक में आ जाता। इसकी शेविंग के बाद ही नाई किसी दूसरी तरफ जाता था। इस वक्त भी सुबह की शेव का ताज़ापन नजर आ रहा था। मैंने इसके चेहरे पर नजर जमा कर कहा, सज्जी अच्छी मंगवा दूं? कोई खास दुकान जहाँ की सज्जी तुम ज्यादा पसंद करते हो? जी नहीं, बस सज्जी हो यही काफी है। वो बोला। दरअसल सज्जी मेरी बीवी को बहुत पसंद थी। इसने फिर कहका लगाया। बात बात पर इसका कहका लगाना बहुत अजीब सा लगता था। मैं समझ रहा था कि कहके खोखले हैं। वो जबरदस्ती कहका लगाता है। मैं इसे रोकना भी नहीं चाहता था क्योंकि मैं समझ रहा था कि वो हंसी के पर्दे में अपना गम छुपाना चाहता है। कहके की गूंज खत्म हुई तो वो सलाखों के मजीद नजदीक आ गया और बोला, मेरी बीवी सज्जी क्यों पसंद करती थी? क्यों? एक बार मैंने सवाल किया था कि तुम्हें सज्जी क्यों पसंद है, तो वो बोली जन्नत में सज्जी तो मिलेगी नहीं क्योंकि सज्जी के लिए जानवर को ज़िबाह करना जरूरी है और जन्नत में किसी को ज़िबाह नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा सज्जी खा लेना चाहती हूँ। इसने फिर कहकर लगाया, गोया तुम भी इसलिए सज्जी खाना चाहते हो। मैंने भी हंसकर जवाबन कहा, ये बात भी है और दूसरी बात यह कि सज्जी खाने से जिस्म गर्म रहता है। ये बात भी मुझे मेरी बीवी शुमाइला ने कही थी। इसने फिर कहकर लगाया, हाँ ये बात तो है कि सज्जी जिस्म में गर्मी पैदा करती है। जिस्म की गर्मी से एक वाकया याद आ गया। ये वाकया कुछ शर्मनाक सा है मगर सुना देता हूँ। इसने कहा कि वो जहन में पैदा होने वाला हजाम से बचपन के लिए ऐसी बातें कर रहा है। मैं खुद भी यही चाहता था, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा मौका दे रहा था। इसलिए कहा, हाँ तुम कोई वाकया सुना रहे थे? जी ये वाकया मेरी सुहाग रात का है। मैं ठहरा कराची का बंदा, शादी हुई शेखपुरा की लड़की से। दरअसल शुमाइला मेरी दूर की रिश्तेदार थी। अम्मा ने पसंद किया और मुझे शादी करनी पड़ी। हालांकि मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझ में कुछ ऐसी कमी थी जिसकी वजह से मैं शादी का रिश्ता नहीं निभा सकता था, मगर अम्मा के कहने पर मुझे हाँ करनी पड़ी। बारात कराची से गई थी, इसलिए पहली रात का वही इंतजाम किया गया था। वो सर्दी का मौसम था और मैं ठहरा कराची वाला, जहाँ सर्दी बस एहसास कराने को आती है। कि सर्दी का एहसास करना हो तो दिसंबर जनवरी में आइसक्रीम खाकर कंबल ओढ़ लो। मैं कराची का रहने वाला शेखपुरा की सर्दी की वजह से कांपने लगा। इस हालत में मुझे दुल्हन के पास भेजा गया। मैं सुकड़ा सिमटा इसके सामने पहुंचा और बेड पर बैठते ही पूछा, शेखपुरा वाले बगैर कंबल के रात गुजारते हैं? मेरी बात पर दुल्हन ने मुस्कुराकर बेड के नीचे से कंबल निकाला और मुझे देते हुए बोली, मेरी सहेलियों ने ये हरकत की है। इनका कहना था कि अगर कराची वाले ने कंबल की फरमाइश नहीं की और रात गुजारी तो समझ लेना इसमें बहुत गर्मी है। सर्दी सहने की गर्मी, इसका अंदाजा लगाने का ही आसान तरीका है। मैं अपने सीधेपन पर पहले ही इम्तिहान में फेल हो गया। वो बात खत्म करके मुस्कुराने लगा। मैंने नरम लहजे में इजाजत ली
और अपने दफ्तर की तरफ चल पड़ा। रात मैंने इसके तमाम काम निपटाने थे, कागजात मुकम्मल करने थे। मैं अपने कमरे में पहुंचकर इसकी फाइल देखने लगा, तभी एक बात नजर आ गई। इसके मुतालिक पूछने वाला दोबारा आना पड़ा। वो इसी तरह फर्श पर लेटा था। मुझे देखते ही इसके होंठों पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुराते हुए बोला, गोया मेरा शक मुकम्मल है कि मेरे लिए फांसी का हुक्मनामा जारी हो चुका है। जो हुक्मनामा जारी होगा इसे तामील करना मेरी मजबूरी है। हुक्मनामा आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मेरी बीवी को भी यही आदत थी, वो हर बात खुलकर नहीं बताती थी। जब मैं कुछ पूछता तो कहती बता दूंगी। तुम अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे? जी हाँ, बहुत मोहब्बत करता था। ये कहकर वो दीवार को घूरने लगा, जैसे दीवार पर इसकी बीवी की तस्वीर चपसा हो। फिर गहरी सांस लेकर बोला, इसी बीवी के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगा है। इस इल्जाम के तहत मुझे फांसी दी जाएगी। मैंने इसके गमज़दा चेहरे पर नजर जमाकर पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम्हें फांसी होगी? हालात और वाकयात यही बताते हैं। निचली अदालत ने भी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, यही कुछ आला अदालत भी करेगी। कानून सबूत के मुताबिक इंसाफ तलाश करता है। मेरे खिलाफ सबूत का पहाड़ खड़ा कर दिया है। पूरे 2 साल हो गए। इस अरसे में कितने सारे वाकयात सामने आए, मैं दम बखूद हूँ कि लोग एक चेहरे पर कितने चेहरे सजाए रखते हैं कि वो एहसान फरामोशी पर आमादा हो जाते हैं। आखिरी पेशी पर मुखालिफ वकील ने जो गवाह पेश किया था, मैं इसके मुतालिक बता रहा हूँ। इसने दुखी लहजे में कहा, वो कौन था? मैंने पूछा, दरअसल मैं इसको मौका देना चाहता था कि वो अपने दिल की हर बात बता दे, कि दिल में कोई बात रह ना जाए। इसने इस गमज़दा लहजे में बताना शुरू किया। मुझे जब कटहरे में पहुंचाया गया तो मुखालिफ वकील ने पहला सवाल किया, क्या ये बात सही है कि आपके घर जमीला आती थी? मैंने इस बात में सर हिलाया तो वो बोला, इसकी उम्र क्या होगी? जवाबा मैंने यही कहा, यही कोई 14-15 साल भी हो सकती है। मेरे जवाब पर वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, गोया वो खिलती हुई कली थी। इस वजह से आपके घर में मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ करता था। इसमें इसका मफहूम समझ गया। वो एक इल्जाम लगा रहा था मुझ पर। मेरे अंदर गुस्से की लहर उठ रही थी, मगर ये मौका नहीं था। अगर मैं गुस्से में आ जाता तो बात मजीद बिगड़ जाती। इसलिए अपने लहजे को नरम रखकर मैंने जवाब दिया, ऐसा कौन सा घर है जहाँ मियाँ बीवी की तकरार नहीं होती? मगर इस तकरार का मतलब आप गलत ले रही हो। मेरी बीवी मेरी जिंदगी थी, मैं इसे बहुत चाहता था, इसलिए वो कभी कभी ज्यादा ही भूल जाती थी, मगर मैं इसकी बात का बुरा नहीं मनाता। नहायत नर्म लहजे से बोलकर इसके गुस्से को ठंडा कर दिया था। मेरे जवाब पर वकील ने कहा, ये बात सही है कि आपकी बीवी इसे पसंद नहीं करती थी और नौकरी से निकालने की बात करती थी। इसकी इस बात पर मुझे याद आ गया, इस वारदात से 2 दिन पहले की बात है। मेरी बीवी ने नाखुशगवार लहजे में कहा कि वो जमीला को नौकरी से निकालना चाहती है, दूसरी मासी ढूंढ रही है। मैंने पूछा कि वो ऐसा क्यों सोच रही है, तो इसने कहा था, मुझे इसके चाल चलन पर शुबा है। वो घंटे घंटे भर चौकीदार के कमरे में घुसी रहती है। इस पर मैंने कहा था, तो क्या हुआ? वक्त गुजारी के लिए गप्पे लगाने जाती होगी, बच्ची है, इतनी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा। मेरी बीवी ने मुंह टेढ़ा करके कहा, बच्ची नहीं, अब जवान हो चुकी है। जिस पर मैंने कहा, हम इसे निकालने की बजाय चौकीदार ही को निकाल देते हैं। जिस पर मेरी बीवी ने कहा, नहीं, चौकीदार को नहीं, बल्कि मैं इस जमीला को ही निकालूंगी। इस बात पर काफी देर बहस होती रही। मैंने समझाने के लिए भी कहा था, चौकीदार का केबिन इतना बड़ा नहीं कि गलत बात सोची जाए, मगर इसकी रट थी कि जमीला जब भी वापस आती है तो इसके जिस्म से गोल्ड फ्लैग सिगरेट की नागवार बू आती है और इसकी हालत भी काफी उजड़ी उजड़ी होती है। ये बू ही इसके जुर्म का सबूत करने को काफी है। इस दिन के बाद भी वो कई बार लड़ी कि आखिर आपको इस लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है, और मेरा एक ही जवाब था कि इंसानी हमदर्दी। मैंने अपनी बीवी को हर किस्म की आज़ादी दी हुई थी। वो मेरी बजाय चौकीदार के साथ हर जगह आती जाती थी। मैंने कभी भी इस बात पर कोई पाबंदी आयद नहीं की थी। वो अपनी बात खत्म करके खामोश हो गया। इसकी बातों का अंदाज बहुत प्यारा था और ठहर ठहर कर हर बात को बोलता था, और इसकी यही बात मुझे पसंद थी। यही नहीं, कई और कैदियों से भी मुझे इस तरह खुल मिलकर बात करता था। जेल में आने वाले ज्यादातर कैदी मोहब्बत के भूखे होते हैं, इसलिए वो मेरे सामने अपनी पूरी जिंदगी खोल कर रख देते हैं, अपना तमाम दर्द बयान कर देते हैं। जैसे ही अपनी एक बात बयान करता जा रहा है, मैंने इसके चेहरे पर नजर हटाकर देखा, गोल्ड फ्लैग की बू मुझे भी सख्त नापसंद है। आखिरी पेशी पर क्या हुआ जिसकी वजह से इंसानियत पर से तुम्हारा एतबार उठ गया? अगर मुनासिब समझो तो ये भी बता दो। साहिब होना क्या था? इस दिन जब मुझे कटहरे में खड़ा किया गया तो मुखालिफ वकील ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, आप और आपकी बीवी के दरमियान तकरार हुई थी और इसकी वजह जमीला थी जो 15-16 साल की बच्ची थी। ये कोई नई बात नहीं। अक्सर घरों में गुर्बत का फायदा उठाने के लिए घर के मर्द मासियों के बच्चों पर हाथ साफ करते रहते हैं। आप भी इसी ताक में थे और आपकी राह में आपकी बीवी आ गई। जी नहीं, ये गलत है, मैंने चीख कर कहा। तो फिर हकीकत क्या है?
इस रोज क्या हुआ था, खुल के बताएं। वकील ने तंजिया हंसी से हंसते हुए कहा, किसी ने सच ही कहा है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। वाकई वो वकील शैतान की औलाद था। इसने इल्जामात की बौछार कर दी। मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो इस कदर तेजी से मुझे दलदल में खींच रहा था। इसके सवाल का जवाब देने के लिए मैं इस दिन के वाकयात याद कर रहा था। कुछ भी कर ले, लेकिन हकीकत को छुटला नहीं सकते। आपने जुर्म किया है, एक घिनौना जुर्म। आप मुजरिम हैं। इसकी इस बात पर मेरे वकील ने खड़े होकर कहा, अपनी बात को किसी के मुंह से कहलवाना सही नहीं। मेरे काबिल दोस्त को अपने अल्फाज का अंदाज बदलना होगा। मुखालिफ वकील ने मेरे वकील की बात पर मुस्कुरा कर कहा, तो ये जवाब देने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? इस अजियतनाक जुमले से घबराकर मैंने जल्दी से कहा, इस दिन मैं दफ्तर से काम निपटा रहा था कि बीवी का फोन आया, फौरन आ जाएं। इस बेवक्त के बुलावे पर मैंने पूछा, कोई खास बात? ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हारे लहजे से ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम काफी गुस्से में हो? बस मैंने ये कह दिया, जल्दी आ जाएं। इसने फोन रख दिया। वो कोई बात भी खुलकर कहती नहीं थी, हर बात छुपा लेती थी या बहुत देर बाद बताती थी। इसकी इस आदत से मैं बड़ा परेशान रहता था। फोन आ चुका था, लहजे में भी कुछ खास तब्दीली महसूस हुई थी। मैंने दफ्तर से छुट्टी ली और घर की तरफ रवाना हो गया। और घर पहुंचकर आपने काम दिखा दिया। मुखालिफ वकील ने एक बार फिर हमला कर दिया। मैं खुद पर जब्त करके जवाब दिया। जब मैं घर पहुंचा तो बाहर का गेट खुला हुआ था। चौकीदार अपने केबिन में मौजूद नहीं था। अक्सर वो नुक्कड़ की दुकान से सिगरेट लेने चला जाता था। दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए दरवाजा खुला छोड़ जाता था। इससे मैंने भी तवज्जो नहीं दी और अंदर दाखिल हो गया। बरामदे का मरकजी दरवाजा भी खुला हुआ था, जबकि मेरी बीवी की आदत थी कि वो अंदर वाले दरवाजे को बंद रखती थी। इतनी अहम बात की जाने भी मैंने तवज्जो न दी और अंदर दाखिल हो गया। अंदर पहुंचकर मैंने शुमाइला को आवाज दी, मगर इसने जवाब न दिया। फिर मैंने जमीला को आवाज दी तो वो भी गायब थी। मैं जमीला को आवाज देता हुआ ड्राइंग रूम से डाइनिंग और फिर बेडरूम में आ गया, मगर वो नजर न आई। मैंने बाथरूम में झांक कर देखा, वो वहां भी नहीं थी। बाथरूम खाली पड़ा था। तब मैं किचन की तरफ बढ़ा। शुमाइला किचन में होती थी तो हांडी की खुशबू डाइनिंग रूम में फैलती रहती और मेरी आवाज भी बआसानी सुन लेती। इससे मैंने इधर तवज्जो नहीं दी, मगर जब कहीं नजर न आई तो मैं इस तरफ चल पड़ा। किचन में झांकते ही मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वो फर्श पर गिरी पड़ी थी और इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। किसी ने इसका काम तमाम कर दिया था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने इतना ही कहा था कि मुखालिफ वकील ने खड़े होकर जुमला पूरा किया और आप खौफसदा होकर घर से भाग निकले, यही ना? जी हाँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाकर कहा, आप एक तालीम याफ्ता, बाशऊर और एक ऊंचे ओहदे पर फाइज जवान हैं, कानून का इल्म भी रखते हैं। ऐसी हालत में लोग दूसरों को मदद के लिए बुलाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप बंगले से निकलकर सीधे इंटरसिटी बस स्टॉप के होटल पर जा पहुंचे, क्यों? इसके सवाल पर मैंने नीचे आवाज में कहा, दरअसल मेरा जहन उलझ गया था, इसलिए होटल के खामोश माहौल में बैठा सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। आप सोच रहे थे? मुखालिफ वकील ने इल्जाम लगाया, किस तरह बीवी की लाश से पीछा छुड़ाऊं, कहां जाकर फेंकूं? इसकी लाश को इस इल्जाम का जवाब सबूत से दिया जा सकता था, जो मेरे पास नहीं था। अजल से डरपोक और उलझ जाने वाला जवान था। मैं खामोश था कि मुखालिफ वकील ने कहा, माय लॉर्ड, अब मैं इस कत्ल के एक अहम गवाह को पेश करने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत मिलती ही इसने गवाह को कटहरे में खड़ा कर दिया। देखकर मुझे कुछ हौसला मिला, क्योंकि वो जमीला थी जिसकी हमदर्दी में शुमाइला से लड़ा करता था। वकील ने मेरी तरफ इशारा करके इससे पूछा, जमीला, क्या तुम इसे जानती हो? तो बोली, जी हाँ, मैं इनके घर में काम करती थी। वकील ने कहा, क्या ये सही है? तुम्हारी वजह से ये अपनी बीवी से लड़ा करता था? वो बोली, जी हाँ, बीबी जी मुझे नौकरी से निकालना चाहती थी, मगर साहब जी मुझ पर बुरी निगाह रखते थे और मेरे साथ अजीब व गरीब हरकतें भी कर चुके थे, इसलिए वो मुझे नौकरी से निकालने के लिए इनकार नहीं कर रहे थे। वो बीबी जी को समझाते थे कि ऐसा ना करो। जमीला की बात खत्म होती ही वकील ने कहा, माय लॉर्ड, इन दोनों के दरमियान जो रिश्ता जन्म ले चुका था, वो शुमाइला कोई भी और बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए दोनों में फसाद बर्पा होता। इस बात पर मेरे वकील ने खड़े होकर कहा, किसी की हमदर्दी में बोलना जुर्म तो नहीं। मेरा मौक्कल एक सीधा सादा, रहमदिल और रसूल परस्त शख्स है। ये लड़की मेरे मौक्कल पर इल्जाम लगा रही है। नहीं जनाब, मुखालिफ वकील ने कहा, दरअसल मुल्जिम को दूसरी लड़की तलाश करने में दिक्कत होती, इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहता था। ये इल्जाम है। मैं तकरीबन चीख पड़ा था कि मुखालिफ वकील ने मुझसे कहा, सच बताओ, क्या ये बात सही नहीं है कि जैसे ही बेगम साहिबा बाजार जाती, साहिब खुद मशवरा देकर भेजते, फिर जैसे ही वो बाहर निकलती, साहिब तुम्हें अपने कमरे में बुला लेते? मैं इसका जवाब सुनने के लिए हमत अनगोश था कि वो बोली, जी हाँ। इसका जवाब सुनकर मैं सख्ते की कैफियत में आ गया। जमीला से ऐसे झूठ की तवक्को नहीं थी। मैं तो इसकी गुर्बत पर तरस खाकर इसकी हर मुमकिन मदद करता रहा था। शुमाइला से छुपकर वक्तन फवक्तन इसे पैसे भी दिया करता था, फिर भी इसने ऐसा झूठ क्यों बोला, जबकि मैं किसी औरत के लायक था ही नहीं।
तो फिर जमीला के साथ मेरे ताल्लुकात कैसे हो सकते थे और जमीला ने इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। इस बात को सुनकर जज ने अदालत बर्खास्त कर दी कि अगली पेशी पर फैसला सुना दिया जाएगा और फैसला नजरबंद रखा जाएगा। मैंने हवा का रुख पहचान लिया था। मैं समझ गया था कि फांसी का फंदा मेरा मुकद्दर बन चुका है, इसलिए मैं बेचैनी से इस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं इस मकार दुनिया से कूच कर जाऊंगा। नफीस की बातों से लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। इसका लहजा बहुत कुछ कह रहा था, मगर ये भी हकीकत है कि फांसी के मुजरम आखिरी वक्त तक खुद को बेकसूर कहते रहते हैं। और बात यह है, जब जलाद काला नकाब चेहरे पर चढ़ा देता है तब वही मुजरम चीख चीख कर कहता है कि अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ कर दे, मैंने ये जुर्म गलती से किया, शैतान के बहकावे में आकर किया। इसलिए मैं इसकी बात को अहमियत ना दी और इसकी बैरक से लौट आया। मुझे मालूम था इसके साथ अच्छा खासा वक्त गुजार चुका हूँ। रात आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुकी थी। अब से कुछ देर बाद मुझे फिर इसी बैरक में आना था, इसलिए मैं सोने की बजाय दफ्तर में आ गया। मेरा असिस्टेंट भी जाग रहा था। इसे चाय बनाने का कहकर मैं फिर से नफीस की फाइल का मुताला करने लगा। इसकी फाइल से ये बात पता चल चुकी थी कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं। एक मां थी जो 1 साल पहले फौत हो चुकी थी। अब जो कुछ भी करना था जेल इंतजामिया को ही करना था। मेरे इर्द गिर्द इतने सारे कैदी थे, मगर पता नहीं नफीस अपना सा महसूस होने लगा था। इसलिए मैं आज की रात इसके साथ गुजार रहा था। शायद वो भी समझ चुका था, इसलिए जाग रहा था। फजर की आजान से जरा पहले मौलवी साहब आ गए। मैंने इन्हें जाकर कहा वो जाकर नफीस को गुस्ल वगैरह में मदद दें, फिर नमाज पढ़ा दें। वो इसकी बैरक की तरफ चले गए। मैं दफ्तर में बैठा घड़ी की सुइयों की तरफ देखता रहा। वक्त गुजरता जा रहा था। नमाज पढ़कर मैं भी नफीस की बैरक में पहुंच गया। पुरसकून था और जेर लब कुछ पढ़ रहा था। मैंने साथ आए दोनों सिपाहियों को इशारा किया। उन्होंने बैरक का ताला खोला, इसे बाहर निकाला। इसने मुझसे मुसाफा किया, फिर कहा सर मैं रात में ही समझ गया था, फिर भी आपका शुक्रिया, आपने मेरा ख्याल रखा। अगर रोज़े महशर में हमारी मुलाकात हुई तो भी शुक्रिया अदा करते हुए पाएंगे। फिर इसने आगे की जानिब कदम बढ़ा दिया। मैं बेकसूर हूँ, फिर भी सबका कसूर माफ किया। मैं भी इसके साथ मरे मरे कदमों से चल पड़ा। जलाद ने तख्ता तैयार कर लिया होगा, बस कुछ देर की बात है, ये किस्सा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मैं सोचकर इसके साथ चला जा रहा था कि अचानक वो मेरे दफ्तर के सामने रुक गया। खड़े होकर जोर जोर से सांस ली और फिर रोक कर बोला सर ये बू कैसी है। मैंने भी फिजा में जोर से सांस खींची, फिर कहा ये गोल्ड फ्लैक्स सिगरेट की बू है। इसने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा यही वो बू है जो मरते वक्त नाइला के कपड़ों से आ रही थी। मेरे अंदर कुछ बेचैनी सी हुई। मैं बात की तह तक पहुंच चुका था, मगर मैं मजबूर था। अदालत के हुक्म को रद्द नहीं कर सकता था। अब अपील का वक्त भी नहीं था। अदालत के हुक्म के आगे मैं मजबूर था और एक बेगुनाह को नाकर्दा गुनाह की सजा मौत देने जा रहा था। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।